इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज सुनिए मखमली आवाज के मालिक जाने माने गायक तलत महमूद से विजय चौधरी की बातचीत की ये रिकॉर्डिंग। तलत साहब, मैं अपने स्टूडियोज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ है। अच्छा, सवाल सबसे पहला जो मुझे आपसे करना है वो ये कि गाने की प्रेरणा आपको कैसे और कहाँ से मिली? ये तो मुझे खुद भी याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन बहुत ही छुटपने से जब से मैंने होश संभाला है जी, कुछ लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया कि मेरी आवाज़ अच्छी है। इसमें तो कोई शक भी नहीं। बस उसी वक्त से फिर मैंने गाने की कोशिश शुरू कर दी जी। और घर में अपने भाई बहनों के साथ, मेरे भाई बहनों की भी आवाज़ें अच्छी हैं जी। वैसे तो हम लोग म्यूज़िकल फैमिली से तो नहीं है, लेकिन आवाज़ें सबकी इत्तेफाक से अच्छी हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे जी। तब से ही मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया और उसके बाद जब ज़रा स्कूल में आया और थोड़ा होश संभाला जी, तो सैगल साहब को सुना मैंने। सैगल साहब जैसा गाने वाला तो मेरे ख्याल में न पैदा हुआ है न पैदा हो सकेगा। वाह। उनका मैं बेहद मद्दाह हूँ और उन्हीं की वजह से आज मैं गा बजा रहा हूँ। तो सैगल साहब ने, अगर यूं कहें तो गलत ना होगा, कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा दी गाने की? जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मैंने से हुआ और उनके जो यानी एक ज़माने में जब मैंने गाना शुरू किया तो उनके बहुत से पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे अच्छे लगते थे, वो मैंने अपने म्यूज़िक में दाखिल किए, उनके ऊपर मैंने काफ़ी तवज्जो दी। मसलन वो पॉइंट्स आप ज़रा बताएंगे क्या? जी हाँ, एक तो उनके गाने की सॉफ्टनेस जी, दूसरे उनके जज्बात, जो पैथोस और अल्फाज की अदायगी, ये सब चीज़ें। अब आप देखिए उनके जो पुराने गाने हैं, सो जा राजकुमारी सो जा, या ये कि कहा करूँ कि जाऊँ, इस किस्म के जो गाने हैं उससे मालूम था जैसे कि वाकई दिल निकाल के रख दिया है उन्होंने। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बचपने में ही उनका मैं बहुत ही शौक से गाना सुनता था। तो और उनके गाने आप गुनगुनाते भी रहे होंगे? जी हाँ, बहुत। अच्छा, और उसके बाद तलत साहब आपने तालीम भी हासिल की क्या गाने के सिलसिले में? उसको तालीम तो नहीं कहा जा सकता है, जैसे गंडा बांध के जो एक तरीका होता है जी, वो तो नहीं किया मैंने। लेकिन हमारे लखनऊ में एक बहुत मशहूर कॉलेज है, मैरिस म्यूजिक कॉलेज जिसको कहते हैं, आपने शायद नाम सुना हो। भातखंडे। जी हाँ, भातखंडे जी हाँ। तो उसमें मैंने 3 बरस सीखा है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। इसके बाद आपने जब गाना गाया पहली बार तो कौन से माध्यम से, यानी रेडियो पर या फिल्म में, कहाँ आपने सबसे पहले गाया, बताइए? आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो से ही किया। अच्छा। इस मामले में मैं ऑल इंडिया रेडियो का हमेशा मशकूर रहूँगा कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तानियों से बल्कि अपने मुल्क वालों से मुतारफ़ कराया। अच्छा, वो गाना कौन सा था जो आपने पहले रेडियो पे गाया, याद है आपको क्या कुछ? जी हाँ, एक गज़ल थी, उसके मैं देखिए मतलब याद करके बताता हूँ आपको। छानी जो खाक हमने उस बुत के रहगुजर में, अपने को खो के बैठे पाया ये उम्र भर में। वाह, बहुत अच्छी गजल थी और रोजाना बेहद मकबूल हुई थी ये। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर आप फिल्मों की तरफ जब आपका रुझान हुआ जी, तो आपने क्या पहल की उसके सिलसिले में? शायद मेरा ख्याल है कि उस वक्त कलकत्ते आप तशरीफ ले गए थे। जी हाँ, फिल्मों में तो बहुत देर के बाद मैं आया जी। 1939 में आप ख्याल कीजिए कि सबसे पहला प्रोग्राम मैंने ब्रॉडकास्ट किया था ऑल इंडिया रेडियो पे। उसके बाद फिर मैंने चेन प्रोग्राम्स कलकत्ता, दिल्ली, पेशावर और लाहौर से उस ज़माने में किया। तो वहाँ से फिर 1941 में कुछ HMV के लोग आए थे कि जो नए आर्टिस्टों की तलाश में थे। तो हमारे यहाँ के एक ग्रामोफोन कंपनी के डीलर्स थे, उन्होंने उनको बताया था कि एक नए सिंगर यहाँ पे कल अच्छा नाम हो रहा है उनका जी, उनका नाम है तलत महमूद। तो HMV वाले मुझसे मिले आकर और उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 गानों का। ये लखनऊ की बात है? जी हाँ, लखनऊ में पढ़ रहा था तो कुछ मुझे बताया लोगों ने कि भाई HMV से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं जी। तो खैर मैं उनसे बातचीत की, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तय हुआ कि मैं कलकत्ते जाकर 3 रिकॉर्ड करूंगा। तो उस वक्त कलकत्ता जाना क्या मजबूरी थी? कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी? जी नहीं, और कहीं नहीं हो सकती थी। अच्छा अच्छा। कलकत्ते अच्छा। में डमडम ये जगह है जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आज भी वहीं पे हो रही है रिकॉर्डिंग। तो ये एक ज़माने से चला आ रहा है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ पे तकरीबन 1941 में शुरू में ही गया वहाँ और 3 गाने मैंने रिकॉर्ड किए। सबसे पहला जो गीत था मेरा, वो उसके बोल हैं सब दिन एक समान था जी। वो बहुत अच्छा मकबूल हुआ। तलत साहब, ये सब दिन वाली बात जो है, अगर हम अपने सुनने वालों को इसकी चंद एक लाइनें सुनवा दें तो कैसा रहे? जरूर जरूर, बहुत अच्छा। सब दिन एक समान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं,
इसका तो कुछ ध्यान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था। उसने मुझको था अपनाया, उसने मुझको था अपनाया, बना मैं उसकी जीवन छाया, बना मैं उसकी जीवन छाया। मेरा गुलशन हरा भरा था, मेरा गुलशन हरा भरा था, उजड़ा या सुनसान नहीं था, उजड़ा या सुनसान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं। वाह 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 तलत साहब, क्या बात है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इसमें स्पष्ट छाप, बिल्कुल साफ छाप दिखाई देती है उस वक्त की गायकी की, और जिन फनकारों से आप मुतासिर रहे हैं उनकी, यानी सैगल साहब वगैरह की भी झलक इसमें काफी हद तक पाई जाती है। और एक बात यहाँ इस सिलसिले में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने बंगला गाने भी गाए हैं ना काफी? वैसे तो आप ये ख्याल कीजिए कि मैंने तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम जुबानों में गाए हैं जी, सिवाय तमिल के, सब जुबानों में गाने गाए मैंने। बंगाली में जुबान बहुत से गाने किए जी, और वो बहुत ही पॉपुलर हुए, जैसे कि मेरे हिंदी गाने पॉपुलर हुए जी, उसी तरीके से बंगला चले। अच्छा, तो बंगला गानों में नामकरण आपका कुछ और हुआ था क्या? वो थोड़ा सा कुछ उन्होंने अपने उस वक्त को देखते हुए तोपन कुमार मुझे नाम दिया था। तोपन कुमार, जी हाँ। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद तो फिर लोगों को पता चल गया, तो तोपन कुमार के सामने ब्रैकेट में तलत महमूद आने लगा। अच्छा अच्छा। लेकिन बात शुरू में था, थोड़ा सा बिजनेस ट्रिक की वजह से उन्होंने जी ये चीज की थी। अच्छा अच्छा। तलत साहब, जैसा कि आपने कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो कहा था कि न्यू थिएटर्स में आप कलकत्ते में कुछ दिनों के लिए यानी वहां पर सर्विस में थे, और वहां पर आपने गाया एक भी गाना नहीं, उस सिलसिले में कुछ बताएंगे? जी हाँ, न्यू थिएटर्स में मैं आया हूँ तकरीबन 1945 में जी। उससे पहले मैंने वैसे HME में मुसलसल रिकॉर्डिंग की, यानी हर तीसरे महीने जी, बहुत ही रेगुलरिटी के साथ मेरा रिकॉर्ड निकला करता था। और ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरी एक बहुत ही मशहूर गाना है मेरा, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, आपने शायद सुना होगा। बहुत खूब और बहुत मकबूल गाना है। वो उसी जमाने मैंने किया था 1944 में। ये भी कलकत्ते की रिकॉर्डिंग है? ये सब कलकत्ते की रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद फिर ये जब गाना चल गया तो जमाने में, जब मैं आपसे मैंने कहा था कि पहला गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आपको याद, मुझे याद नहीं मैंने बताया कि नहीं, कि जब पहला गाना मैंने किया है सब दिन एक समान नहीं था जी, तो स्टूडियो में पंकज मलिक साहब बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा, आपको बताना भूल गया शायद मेरा ख्याल। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफर दिया था कि भाई तुम न्यू थिएटर्स में आ जाओ और हम तुमको साइन कर लेंगे। तो उससे चूंकि मैं स्टडी कर रहा था 1941 में जी, तो मैं वापस चला गया लखनऊ। लेकिन बात को मैं 1944 में वापस आया तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, पंकज मलिक साहब को। तो 45 में उन्होंने मुझे न्यू थिएटर्स में साइन किया और मैं 2 बरस रहा वहाँ पे। उस जमाने में सैगल साहब भी थे जी, और ये आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी उनसे मुलाकात होकर। जी, आपके तो आइडियल थे। बिल्कुल। अच्छा, सैगल साहब को वहाँ पर देखने का और सुनने का आपको बहुत अच्छा मौका मिला होगा और उनसे काफी कुछ आपने हासिल भी किया होगा, लेकिन साथ ही साथ एक आपके अपने करियर के एतबार से एक रुकावट भी मैं समझता हूँ पैदा इस सिलसिले में हुई होगी कि सैगल साहब के रहते रहते आपको खुद मौका मिलने में काफी मुश्किलात आई होंगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो तो बात ये कि न्यू थिएटर्स में बहुत सी पिक्चरें बना करती थी, और उस जमाने में ये मिस्टर अशीत बरन भी एक जमाने में थे वहाँ जी, तो काफी सिंगिंग हीरोज उनके पास थे जी। और सैगल साहब बजाते खुद बिल्कुल फरिश्ता आदमी थे, किसी से कोई ताल्लुक इस किस्म का नहीं था। वो हमेशा चाहते थे बैक करें, मुझसे काफी कुर्बत रही उनके साथ वहाँ पे कलकत्ते में जी। उसके बाद उस जमाने में उनकी वो पिक्चर बन रही थी माई सिस्टर, और उसके 1.5 साल के बाद वो बम्बई आ गए। लेकिन इस मामले में कभी कोई उनसे ऐसी चीज, हालांकि हमेशा एसोसिएशन जो रही उनके साथ, मुलाकातें जो रही बहुत ही दिलचस्प रही। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छी तरीके से बात करते थे वो। तो वो इस तरह की कोई नहीं, वो तो मैंने यूं अर्ज किया था कि उनकी तरफ से ऐसी बात नहीं रही होगी, लेकिन क्योंकि सैगल साहब को ही लोग ज्यादा सुनना चाहते होंगे तो नए सिंगर को गाने का मौका मिलने की गुंजाइश तो जाहिर है कि बहुत कम हो जाती होगी ऐसे में। और आपने न्यू थिएटर्स में इसी वजह से शायद ज्यादा गाने नहीं गाए। नहीं, उस जमाने में बात यह है कि वो मुझे काम नहीं मिल सका, क्योंकि पिक्चर इस तरह की हिंदी थी नहीं कि जिस सब्जेक्ट पर मुझको वो दे सकते। अच्छा, और साथ ही साथ एक मुश्किल ये भी रही होगी कि अभिनय
गाने के साथ साथ एक मजबूरी भी रही होगी। जी हाँ, क्योंकि प्लेबैक का तो रिवाज उस वक्त था नहीं। जी हाँ, तो आप अगर गाने वाले हैं तो आपको साथ में अदाकारी भी करनी है। जी हाँ, और अदाकारी से मुझे सख्त नफरत रही हमेशा। अच्छा। हालांकि मैंने काफी पिक्चर में काम किया है जी। अब बेहद कैमरा कॉन्शियस किस्म का आर्टिस्ट था मैं। या आप देखिए जो पिक्चर है मेरी कभी रिलीज हो तो मुझे सख्त तरीन नफरत रही। नहीं, आपको तो सब रही होगी, लेकिन हमें तो देख कैसा नहीं लगा। नहीं, मैं आपको आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस किस्म का आदमी हूँ। तो वहाँ भी मैं गानी चाहता था और यहाँ भी गानी चाहता था, लेकिन बीच में मुझे पकड़ के ढकेल दिया दिल नादान और एक गाँव की कहानी वगैरह वगैरह में। जी। तो मजबूरन करना पड़ा, वरना हमेशा से मैं गानी ही चाहता था। जी जी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये कि आपने ही गजलों को काफी मकबूल कराया। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि गजलें वैसे गाई तो पहले से ही जाती रही हैं, लेकिन अंदाज उनका काफी जुदा हुआ करता था, जो कि काफी कुछ शास्त्रीय रंग में रंगा होता था। यानी ख्याल को ही आप समझे कि गजल गाने वाला गाया करता था। सिर्फ तान और अलाप उसमें जोड़ दिए जाए अगर, तो बोल बस गाने हैं और साथ में ख्याल ही आप उसे समझें, ऐसा कुछ होता था। तो गजल का जो खास आपने अंदाज दिया, एक रंग आपने जो पैदा किया, वो आपने जब से शुरू किया तब से लेके अब तक आपने कुछ तब्दीली महसूस की उस अंदाज में? जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ी सी तब्दीली मैंने कोशिश की थी कि लाऊं, उसको और हल्का रंग दिया था मैंने, आसान बनाया। जी हाँ, मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि फिर वही सिलसिला शुरू हो गया कि वो अपने यानी एक एक घंटे में दो घंटे में एक एक मिसरा गाया जाता है गजल का। आजकल फिर वही सिलसिला शुरू हो गया और मेरे ख्याल में पता नहीं इसका खत्म कहाँ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यानी गजल में आप ये तान और अलाप है, इसका इस्तेमाल जो है वो जायज नहीं समझते? नहीं, एक हद तक जायज है, जहाँ तक कि अशार को नुकसान न पहुँचे, उसके मीटर को, बहर को नुकसान न पहुँचे और अल्फाज खराब न हो। अल्फाज तक खराब कर देते हैं लोग आजकल, मुश्किल है ना। एक मिसरा आपको आधे घंटे में सुनाया जाए तो आप क्या समझिए कि उसके बाद दूसरा मिसरा भी उसी आधे घंटे में, तो बेचारा शायर भी बेकार, इतनी उसने मेहनत की और सुनने वाला तो परेशान है कि क्या कह रहे हैं और क्या शायर ने क्या कहा है, तो ये तो परेशानी हो जाती है। यानी अगर ये कहा जाए कि भाई ऐसा ही गाना है तो फिर ख्याल ही गाइए तो ज्यादा मुनासिब है गजल के साथ। यहाँ गजल में थोड़ा सा ये है कि जगह होना चाहिए और सादगी होनी चाहिए, वो एक जरूरी शर्त है, मैं समझता हूँ। अल्फाज के साथ थोड़ी सी सादगी होनी चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा जिस दौर में आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, उसके बाद से लेकर आज तक तो बहुत वक्फा हो गया, आपने यानी आज जो आपको लोग नए गानों की शक्ल में कम सुनते हैं, उसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? यानी मैं तो ये कहूँगा आपसे कि ये एक स्टाइल आजकल बदल गया है कि जिसको मैं गा नहीं सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। और वो गाना है क्योंकि ये शोर के गाने हैं, फास्ट किस्म के गाने, हालांकि फास्ट गाने मैंने पहले भी गाए हैं, लेकिन वो चीज़ और थी उस किस्म के। उस ज़माने में पिक्चरें और तरह की बनती थी, एटमॉस्फेयर दूसरा था मुल्क में, लेकिन आजकल तो सिवाय शोर के और कुछ है ही नहीं। तो वो चीज़ ये है कि उसमें पोइट्री भी नहीं होती ख़ास, और कमर्शियल लाइन ज़्यादा है, कमर्शियल टच ज़्यादा है उस चीज़ का। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है कम सुना है वो, उसमें ज़्यादातर मेरा ही कसूर है। मैं कहूँगा कि मैंने अपने आप को उससे ज़रा दूर कर लिया, यानी ज़रूरत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक ढल आप नहीं पाए। जी हाँ, कुछ ये कमजोरी हो सकती है। और इसमें मैं समझता हूँ कि मजबूरी से ज्यादा आपकी अपनी मिजाज वाली बात रही है। इसमें कोई शक नहीं। और आज के गजल गायकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी हाँ, एक जमाना तो था, अब पता नहीं आजकल क्या सूरत है। यही मैं कहूँगा उनसे कि गजल जो है उसके अशार के ऊपर जोर दें हमेशा। अशार का जो मतलब है वो वाजे करें ताकि सुनने वाला उसको एंजॉय कर सके। ज़रूर ये है कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत मुर्कियाँ और ताने हों, उसमें खूबसूरती पैदा होती है, वो मैंने भी उसको किया, लेकिन इतना लंबा लंबा लोग कर देते हैं कि जिससे एक घंटे में एक पूरा शेर मुकम्मल हो, तो वो चीज़ मेरी समझ नहीं आती कैसे हो सकता है और क्यों होता है। क्योंकि उसके साथ हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की गायकियाँ हैं। सबसे पहले तो ख्याल की गायकी है, उसके बाद दमार की गायकी है, फिर ठुमरी है, दादरा है, चेती है, कजरी है, गजल है, गीत है, इस किस्म की चीजें हैं कि हर एक की गायकी अलग अलग है। तो उसमें हर एक का अपना अपना मुकाम है। उसमें कुछ बंदिशें हैं कि जो हमेशा से लोग ऑब्जर्व करते आए हैं, उनको मानते आए हैं। तो आजकल ये चीज़ें लोगों ने ज़रा भुला दी हैं। तो उसमें ये होता है कि अब आप अगर एक गज़ल के एक शेर को एक घंटे में अदा करें तो सुनने वाला भी तारीफ तो करेगा आपके कमाल की और आपके आर्ट की, लेकिन गज़ल का मतलब तो खत्म हो जाएगा उसमें। बजा फरमाया आपने। और तलत साहब, अब मैं आपका आभार प्रदर्शन अपने सुनने वालों की तरफ से और रेडियो की तरफ से करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे सुनने वालों को बहुत उपयोगी और अच्छी बातें आपने सुनाई। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत।
आप सुन रहे थे विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त पार्श्व गायक तलत महमूद से विजय चौधरी की बातचीत की ये रिकॉर्डिंग।